अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी पिछले 3-4 क्लासेस में ऑनलाइन क्लास में हमने जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर था दैट इज़ रिसोर्सेज वो कंप्लीट किया है। उसका स्टडी मटेरियल भी आपको मिला है और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक को उसका क्लास टेस्ट भी करेंगे। तो आज हम, क्योंकि मैं आपको ज्योग्राफी और स्विक्स पढ़ा रहा हूँ, आज हम स्विक्स दैट इज़ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का पहला चैप्टर उठाएंगे जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का आईना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट्स अ बॉडी ऑफ लॉज। बहुत सारे लॉज होते हैं। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बहुत सारे लॉज लिखे होते हैं, जिसमें बहुत सारे लॉज होते हैं जिनके मुताबिक एक कंट्री की हुकूमत होती है, जिनके मुताबिक एक कंट्री को चलाना पड़ता है। So the Constitution is a written document, is a body of laws according to which a country is governed. और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी कंट्री का, इट लेज डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम जो इस कंट्री का होता है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होगा, वो यही कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। जिनके मुताबिक लोग, अंडर विच इट्स पीपल आर टू बी गवर्न, मतलब जिनके मुताबिक वहाँ की जो ये पॉलिटिकल पार्टी होगी जो गवर्नमेंट बनाती है वो उनके मुताबिक, इसी कॉन्स्टिट्यूशन लहाज के मुताबिक यहाँ के कंट्री के लोगों की हुकूमत करेंगे। और अगर आप देखेंगे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इट आल्सो एस्टेब्लिशेस द मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, उनको भी एस्टेब्लिश यही कॉन्स्टिट्यूशन करता है। दैट इज़ द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ऑलरेडी आपने वो पिछले क्लास में पढ़ा है और ये हमें इट आल्सो डिफाइन्स देयर पावर्स, क्या होते हैं इन ऑर्गन्स के, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है और इनकी रिलेशनशिप आपस में क्या होती है और इनकी रिलेशनशिप लोगों के साथ कैसी होती है, किस तरह होगी। तो ये सारा हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो अब हम अपने जो ये चैप्टर का पहला टॉपिक है दैट इज़ व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे, क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो बताया मैंने। तो अब पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। एक कंट्री को क्या ज़रूरत है एक कॉन्स्टिट्यूशन की। सबसे पहले ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन। तो ऐसे मतलब लेज डाउन सर्टन आइडियल्स, ऐसे आइडियल्स ये ले डाउन करता है जो बेस बनाते हैं कंट्री की, जिसमें सिटीजन्स चाहते हैं रहना, जिनके मुताबिक सिटीजन्स चाहेंगे उस कंट्री में कैसे वो रहेंगे। और इसके अलावा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इट टेल्स अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी का जो फंडामेंटल नेचर है, यहाँ के लोगों का जो सोच समझ है, वहाँ के लोगों के जो रहन सहन है, ये मतलब उनके लिए जो फंडामेंटल मतलब राइट्स होंगे वो किस तरह से होंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें बताता है। नंबर 3, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है
इट हेल्प्स अस सर्व एज ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, जो ऑलरेडी मैंने कहा इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जिनके मुताबिक दैट ऑल पर्सनस इन ए कंट्री कैन एग्री, जो कि सारे जो कंट्री में ये सारे लोग रहते हैं किस मज़हब के साथ वो ताल्लुक़ रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की हम एग्ज़ाम्पल लेंगे, मेजॉरिटी है हिंदूज़ की, मुस्लिम्स हैं, सिख्स है, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट्स है, तो तकरीबन बहुत सारे जो जितने भी मज़हब के लोग हैं पाए जाते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज हैं, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, डिफरेंट कल्चर्स हैं। ये सारे लोग एग्री होने चाहिए इन रूल्स और प्रिंसिपल्स पे, तो जिस कंट्री में जिनके मुताबिक उस कंट्री की हुकूमत होगी। तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। इसके अलावा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दिस इंक्लूड्स द टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड आल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टन आइडियाज दैट द ट्रांजिशन ऑफ नेपाल इनटू, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें बताता है कि इस कंट्री की गवर्नमेंट कैसी होगी। क्या ये मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगी, चाहे ये डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगी, तो किस किस्म की गवर्नमेंट होगी ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल नेपाल की एग्जांपल है। नेपाल जो कि एक नेबरिंग लैंडलॉक्ड कंट्री है, इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, नॉर्थ में वाक़ा है, बिल्कुल हिमालय के फुट हिल्स में। और अगर आप देखेंगे ये जो नेपाल है अप टू 2007 ये एक मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे होती थी इस नेपाल कंट्री में। वहाँ पे एक किंग रूल होता था और उसके कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ की कंट्री की जो बागडोर है वो संभालते थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो लोग हैं वो अब चाहते थे कि हमारे कंट्री में भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी यहाँ पे जो वर्ड आया है, सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए वो डेमोक्रेसी किसको कहते हैं। तो ये दो वर्ड से बना है, डेमो एंड क्रेसी, डेमो एंड क्रेसी। तो डेमो मीन्स पीपल और पब्लिक एंड क्रेसी मीन्स रूल। तो डेमोक्रेसी सिंपली मीन्स रूल बाय द पीपल। तो ऐसी गवर्नमेंट जिसमें लोग ही हुकूमत को चलाते हैं, लोग ही रूल करते हैं। तो सबसे बेहतरीन गवर्नमेंट आज ये मानी जाती है पूरी दुनिया में। तो नेपाल के लोगों ने चाहा कि हमारी कंट्री में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हमें भी ये हक मिलना चाहिए कि हम अपनी कंट्री की हुकूमत को खुद चलाएं। और इस वजह से यहाँ नेपाल में जो है 2007 ऑनवर्ड्स यहाँ पे इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसका पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके मुताबिक यहाँ पे किंग रूल था। लेकिन उसके बाद ये इस कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली आई। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल जो लोगों की चॉइस पे, लोगों की वोटों के ज़रिए अब हुकूमत चलाएंगे। तो इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली भी आ सकती है। इसी तरह ये जो इन डेमोक्रेसी लीडर्स एक्सरसाइज देयर पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, जो अभी मैंने कहा कि ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जो डेमोक्रेसी होती है, जो इसमें जो लीडर्स होते हैं, इनके जो पावर्स होते हैं, इनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो ये निभाते हैं किन की तरफ से, लोगों की तरफ से। क्योंकि अब सारे लोग, इंडिया जो है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 1.2 बिलियन पीपल पॉपुलेशन है इंडिया की। तो अब सारे लोग गवर्नमेंट नहीं हिस्सा ले सकते हैं डायरेक्टली। तो अब क्या होती है, वोटिंग होती है। लोग अपने वोटों के ज़रिए से उस लीडर को चूज़ करते हैं जो इनको मुनासिब लगे कि ये हमारी कंट्री की बागडोर को अच्छी तरह से चला सकते हैं, ये हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लोग जो है, ये जो लीडर्स होते हैं, यही हुकूमत चलाते हैं, यही मुल्क की, यही कंट्री की, यही स्टेट की बागडोर संभालते हैं, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। इस तरह डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो होती है, इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में
The Constitution lays down rules that guard against the misuse of authority by our political leaders. तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या होता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ऐसे रूल्स हमें देता है, ऐसे रूल्स होते हैं इसमें जो कि हमें गार्ड करते हैं, जो कि हमें मतलब बचाते हैं, सिक्योरिटी देते हैं अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। मतलब अब जो लीडर्स हमने चूज़ किए उन पे हमने भरोसा किया, लेकिन जब वो इस कुर्सी पे आते हैं तो फिर वो इस अथॉरिटी, इस पावर को मिसयूज़ करते हैं। लेकिन इससे भी हमें कौन बचाता है? कॉन्स्टिट्यूशन ही, क्योंकि दे आर नॉट फॉर परमानेंटली, वो फिक्स्ड पीरियड के लिए होते हैं, 5 ईयर्स के लिए होते हैं। उसके बाद 5 ईयर्स के बाद हमें फिर से ये चांस मिलता है कि हम किन लोगों को इस हुकूमत में लाएंगे, किन लोगों के हाथ में हम एक कंट्री की बागडोर देंगे। और यहाँ पे मैं बात कहूँगा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे भी जिस कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो तकरीबन ये पूरी तरह मतलब 99% पॉसिबिलिटी इन सब में कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी नेपाल की, उसका पहले भी एक कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन उसके मुताबिक वहाँ पे किंग रूल था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। तो जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तकरीबन उन सारे कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन ए डेमोक्रेसी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब रोल निभाता है इस डेमोक्रेसी में। क्यों? टू एंश्योर दैट ए डोमिनेंट ग्रुप्स या मेजॉरिटी जो ग्रुप्स होते हैं डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट एनी पर्सन, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इंडिया की एग्जांपल है, यहाँ पे मेजॉरिटी है हिंदूज की, तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन इसमें एक अहम रोल निभाता है कि जो मेजॉरिटी में लोग होते हैं, मेजॉरिटी वाली कम्युनिटी होती है, वो माइनॉरिटी किसी पर्सन, किसी ग्रुप या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अपना पावर मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इनके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। इससे भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है। कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रिवेंट्स टायरनी और डोमिनेशन, जो भी मैंने कहा, बाय द मेजॉरिटी ऑफ ए माइनॉरिटी, तो ये इसके रिलेटेड है। तो ये चाहे ये डोमिनेशन या टायरनी जो होगी ये इंट्रा कम्युनिटी भी हो सकती है या इंटर कम्युनिटी भी हो सकती है। मतलब एक कम्युनिटी के लोग जो मेजॉरिटी में है वो दूसरे कम्युनिटी के लोग जो माइनॉरिटी में है उसके ऊपर डोमिनेशन दिखाएंगे, उनको डिस्क्रिमिनेट करेंगे, उनको एक्सक्लूड करेंगे सोसाइटी में। और ये भी है कि एक ही कम्युनिटी के लोग दूसरे ग्रुप को, इसी कम्युनिटी के दूसरे ग्रुप को वो उस पर डोमिनेशन दिखाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इससे भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है। एंड लास्टली, क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरत है? द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अस, यह हमें बचाता है against certain decisions that we might take and which may have an adverse effect on the larger principles that the country believes in। तो ये हमें इससे भी बचाता है कि ऐसे डिसीजंस हम ले सकते हैं जिनका मतलब एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है ऑन द लार्जर प्रिंसिपल दैट वी कंट्री बिलीव, इस कंट्री पे, इन कंट्री के लोगों पे असर पड़ सकता है उन डिसीजंस का। तो इससे भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है ऐसे डिसीजंस लेने से। कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता, कोई भी लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।